हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के पर्वत। माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के पर्वत आज हम पढ़ेंगे। माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ज्योग्राफी इजी लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? काफी इजी है, सब दिखाई दे रहा है। इजी है, रियल में इजी है। सबसे सारे विषयों में सबसे आसान कौन है? भूगोल है। उसके बाद है सब टफ है। भूगोल के बाद ही मतलब बाकी सभी विषय थोड़ा टफ ही है, बस एक अकेला है, इसीलिए आसान है। आपको कैसा लगा? कौन आसान लगा? कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ, तो जो इंटरेस्टिंग लगे ना वो आसान होता है। चलिए, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक दो मैप और समझ लें हम, तब ज्यादा बेहतर होगा। माउंटेन नॉर्थ इंडिया से पहले एक दो मैप आप और समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये भूटान है। ये कौन सा देश है? भूटान। ये कौन सा राज्य है? और ये बांग्लादेश है। बीडी मैंने बांग्लादेश, जहां लिख दिया हूं BH, वो भूटान है। ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये बांग्लादेश है, इधर चाइना है। इधर कौन सा देश है? यहाँ तिब्बत है, यहाँ तिब्बत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया लद्दाख, ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी रुक जाइए। यहां पर आप देख रहे हैं यही भूटान है। यहां पर सिक्किम है, यानी इंडिया है। यहां पर भूटान है, इधर चीन है। इन तीनों के बीच में, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बीच में एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है चुंबी नदी। उस नदी का नाम है चुंबी नदी। उस नदी का नाम है चुंबी नदी। ठीक है, और आप जानते हैं कि नदी कटाव करके काफी गहरा भाग बनाती है पहाड़ों में, पता है ना? पहाड़ों में नदियां गहराई में काट देती हैं। तो जो नदी द्वारा पहाड़ में कटा हुआ भाग होता है उसे घाटी कहते हैं या उसे गॉर्ज कहते हैं। पहाड़ में नदियां जो गहरी गहरी खाई बनाती है उसी को क्या बोलते हैं? गॉर्ज, या उसी को बोलते हैं खाई, उसी को बोलते हैं घाटी। तो यहाँ पर एक नदी बहती है, चुंबी नदी। इसीलिए जो भूटान और सिक्किम और चीन के बीच एक क्या बन रहा है? खाई। उस खाई को बोला जाता है चुंबी वैली। चुंबी वैली, चुंबी घाटी। चुंबी वैली, चुंबी घाटी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? पूछा जाए चुंबी घाटी किसके बीच में है? बताओ। भूटान, भारत, चीन, तीनों के बीच में। और जानते हैं चुंबी वैली विवादित क्षेत्र है। ये न तो चीन का है, न भूटान का है, न भारत का है। ये विवादित एरिया है। इसीलिए 2012 में चीन, भारत, भूटान के बीच एक समझौता हुआ था कि किसका है चुंबी वैली। तो समझौता ये हुआ किसी का नहीं है। न तो हम वहां जाएंगे, न तो तुम वहां जाना, न तो तुम वहां जाना, खाली छोड़ दो उसको। जो चीन जिद्दी आदमी है, वो चाहता कि सब कुछ हमारा हो जाए। वो गांव के किसान जैसा है। नहीं, गांव किसान अपना खेत के जो आली होता है ना, जो मेढ़, उसको काटते काटते दूसरे खेत में घुस जाता है। बाद में जब लड़ाई होता है, तमीन बुलवा के नापी होता है, तब मिलता है कि ना भाई यहाँ तक आपका, मेरा यहाँ तक। तो चीन वैसे ही करता है। हर दिन एक कदम बढ़ेगा, सेना को ऑर्डर दे देगा कि 10-10 कदम बढ़ते जाना, पता भी नहीं चलेगा और कब्जा भी होते जाएगा। तो ये काम करता है चीन। बड़ी खतरनाक देश है, चालू देश है। तो समझौता क्या हुआ 2012 में कि भाई चुंबी घाटी में कोई नहीं आएगा, चुंबी वैली में कोई नहीं आएगा।
उसको खाली छोड़ दिया जाए, वैकेंट छोड़ दिया जाए। लेकिन चीन जो समझौता करता है ना, वो करता है धोखे के लिए। हर समझौता में उसका धोखा होता है। उसने 2012 में समझौता किया, अब 14-15 में ही चुंबी घाटी में सड़क निर्माण का काम चालू कर दिया। यहाँ सड़क अगर इंडिया बनाता तो दिक्कत नहीं था, भूटानो बनाता तो दिक्कत नहीं था, बांग्लादेश यहाँ नहीं है, अगर वो भी बनाता तो दिक्कत नहीं था। सड़क चीन बना रहा था इसलिए दिक्कत था। अब बोले सर क्या दिक्कत है, सड़क बना देता बढ़िया तो था, साइकिल से बीजिंग चले जाते, वीजा लेते, हवाई जहाज से नहीं जाते, रोड बना रहा था साइकिल से बाइक से चले जाते बीजिंग, अच्छी बात थी। हाँ बिल्कुल हम भी मान रहे अच्छी बात थी, पर कौन बना रहा है सड़क? चीन। आपके घर तक अगर कोई सड़क बना दे, घर के अंदर आके प्लास्टर करवा दे दीवार का, कोई सामान्य आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बेईमान आदमी आके प्लास्टर करवाने लगे तो मन में शक होगा, लगता है घर पे कब्जा करेगा। भाई हमको ना चाहिए प्लास्टर, निकल जाओ। ना ना यार तुम गरीब आदमी करवा दे, निकलो निकलो भाई, हमको प्लास्टर नहीं करवाना है। वही बात चीन का है। चीन जो है रोड बनाने लगा इसमें। और देखो दिक्कत क्या है, यहां पर एक पॉइंट है, भारत भूटान और चीन के बीच एक पॉइंट है जहां तीनों की बाउंड्री मिलता है। इस जगह को इसीलिए बोलते हैं ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन। अब क्यों ट्राई जंक्शन बोले? क्योंकि भारत भूटान और चीन का बाउंड्री लगता था, तो ट्राई मैंने तीनों देश की बाउंड्री लगता, ट्राई जंक्शन नाम दे दिए। तो ट्राई जंक्शन, पहले ये वाला पॉइंट जो था ना ट्राई जंक्शन वाला, वो इंडिया में था, लेकिन हमारा भूटान से इतना बढ़िया दोस्ती है, अब जिससे अच्छा दोस्ती है, दोस्त नजदीकी, वो भी हमको बहुत सामान दे देता है, हम भी उसको दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाखों का सामान, गाड़ी गिफ्ट कर देता आदमी दोस्त को। भूटान दोस्त भी है, चेला भी है। और चेला मतलब पक्का चेला है, वो किसी और को गुरु नहीं बनाएगा। भूटान जो है वो भारत को मान लिया कि मेरा असली गुरु, अंतिम गुरु भारत है। चीन कितना भी बहकाएगा तो भूटान चीन का फेवर नहीं कर सकता। लेकिन नेपाल धोखा वाला आदमी है, वो डिमांड करते रहता है, कितना पैसा दीजिएगा तो हम आपके पास रहेंगे। हमको चीन इतना, ऐसे बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, हमको चीन इतना सुविधा दे रहा है, अब आप क्या कहते हैं? तो मजबूरी में आप भी दीजिए, न दीजिएगा तो चीन के सैनिक यहाँ लाके खड़ा कर देगा। यहाँ खड़ा कर देगा तो पहले सिक्किम में आसान था ना, बिहार और यूपी भी आसान होने लगेगा। तो फिर भेजिए सेना। तो भाई ऐसा ना करो, ले लो हमसे भी कुछ और, लेकिन यार देख लो गरीब आदमी है। तो ये ऐसा देश जो दो बड़े देश के बीच में होते हैं ना, बड़ी फायदे में रहते हैं। दो बड़े देश, खासकर दोनों देश दुश्मन हो, और उसके बीच में अगर कोई देश छोटा सा है तो उसको बड़ी फायदा है ना। ऐसे स्टेट, हाँ बिल्कुल सही, वाह गुड, इसको बफर स्टेट कहा जाता है। ऐसा स्टेट जो दो बड़े स्टेट के बीच में मेडिएटर का काम करे, उसे बोलते थे बफर स्टेट। यही बात मैं बताने वाला भी था, लेकिन आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक टेक्निकल टर्म था, स्टूडेंट की तरफ से आ जाए तो खुशी होती है। चलिए क्या, बफर स्टेट, इस तरह के राज्य, इस तरह के देश जो दो बड़े देश के बीच में हो, उसे बोला जाता है बफर स्टेट। तो नेपाल और भूटान हमारा क्या है? बफर स्टेट। लेकिन भूटान कंप्लीट मेरा चेला है और नेपाल किसी का चेला नहीं है, न ये इनका है न मेरा है। ये कुछ कंडीशन रख देते हैं बीच में, तो इनको कुछ देने में दिक्कत है। कहीं लेके चीन चले गए तो फिर, लेकिन भूटान को दे देंगे तो कहीं जाएगा नहीं, परमानेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक दर्रा है, पास है। दर्रा जानते हो ना, पहाड़ों में जो आने जाने का रास्ता होता है उसे क्या बोला जाता है? दर्रा कहते हैं। अभी मत कुछ लिखिएगा, पहाड़ों में आने जाने के रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा या पास। सुने होंगे जो जिला पास, जेलिपला पास, नाथुला पास, ये सब सुना है नाम आप लोगों ने। तो यहाँ पर एक दर्रा है, इस दर्रा का नाम है डोकला दर्रा, डोकला पास, डोकला दर्रा, डोकला पास। सुनिए, डोकला दर्रा से ही हम भूटान जाते हैं आज भी। तो डोकला दर्रा के बाद में जो ट्राई जंक्शन है ना, ये किसके अंदर में था? ट्राई जंक्शन किसके अंदर में था? इंडिया में। तो दे दिया किसको? गिफ्ट में, के लिए तुम रखो। अभी देखोगे कुछ दिन पहले मोदी जी भी भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए हैं, और कुछ बांग्लादेश के गांव भारत में आया है। पर हम कम लिए हैं ज्यादा, 100वां संविधान संशोधन
100, अब इस बार पढ़े होंगे आप लोग, 100वां संविधान संशोधन जो है ना, वो किसके लिए किया गया? बांग्लादेश को कुछ गांव देने के लिए और वहां से कुछ गांव लेने के लिए। तो लिए कम गांव और दे दिए ज्यादा गांव। वैसे भी बड़ा भाई की भूमिका में रहिएगा, ऐसे थोड़े ना। अगर आप चाहते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमको बड़ा भाई लोग माने, जैसे एशिया में सबसे पावरफुल देश माना जाता है चीन को, उस तरह से हमको भी कुछ ऐसा मान मर्यादा इज्जत हो, तो कुछ इस तरह के त्याग करना पड़ता है। तो भारत ने क्या किया? वैसे ही चीन हावी हम पर, अगर ना कुछ देते लेते रहेंगे तो भूटानों के उधर चल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो भूटान को दे दिया ये पॉइंट ट्राई जंक्शन। तो ये जाया जाता है किससे? डोकला पास से। इसीलिए इस ट्राई जंक्शन का नाम डोकालाम रखा गया। यही डोकालाम है, सुने होंगे 2-3 साल पहले विवाद हुआ था चीन और भारत के बीच, डोकालाम विवाद। डोकालाम विवाद, चीन और भारत के बीच डोकालाम विवाद हो गया। चीन और भारत के बीच कौन सा विवाद हुआ था? अब समझ में आ गया डोकलाम कौन सा है? डोकलाम पॉइंट समझ में आ गया कहां है? चुंबी घाटी का जो अंतिम कॉर्नर है उसी को क्या बोला जाता है? डोकालाम। वहां जाने के लिए कौन सा दर्रा? डोकला दर्रा। वहां जाने के लिए कौन सा दर्रा? डोकला दर्रा। बात समझिएगा, यही दिक्कत है। थोड़ा सा मिटाई तो पूरा मिटता है। अच्छा, 2 उंगली से पूरा राउंड हो गया। कोई बात नहीं, बना देंगे और बढ़िया हो जाएगा। नहीं जी, और बड़ा बना देंगे, दिखाई देगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बना दिए, अब दिखाई दे रहा है जी। अब थोड़ा दर्रा बनाने में आसानी रहेगा, बन जाएगा दर्रा। ये क्या है? डोकलाम। ये क्या है जी? डोकालाम। या इसी को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन, नहीं जंक्शन, जंक्शन है ना जी। भारत में, बिहार में स्टेशन को टेशन भी कह देते हैं, टीसन। टिकट को टिकस। हमारा भोजपुरी और मगही समाज जो है वो टिकट को क्या बोल देता है? भाई टिकस ले लेना यार, अभी चेकिंग चल रहा है। यहाँ चेकिंग चलता है तभी टिकट लिया जाता है, वरना दिल्ली जाने वाले में भी मोदी जी बोले कि चलाएंगे उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, और भाड़ा रख दिए 2500। भाड़ा कितना रखे? 2500। और बोले कि हवाई चप्पल पहनने वाला अब क्या चढ़ेगा? हवाई जहाज पर। ये बताइए मुझे कि जो लोग संपूर्ण क्रांति से दिल्ली जाता है या फिर मगध एक्सप्रेस से दिल्ली जाता है, 5 आदमी जाता है तो दूजे को टिकट कटाता है। जब टिकट का दाम 400 रुपये है तो 800 रुपये के 2 आदमी टिकट लिया और उसी टिकट में 5 आदमी जाता है, बाकी 3 आदमी टीटी आने पर बाथरूम में घुस जाता है। टीटी गया तो निकाल लिया, निकलो निकलो, टीटी चला गया। कहने का मतलब जो आदमी 2 आदमी के भाड़ा में 3 आदमी जाता है और वो आदमी 2500 रुपया देके कैसे उड़ जाएगा हवाई जहाज में? हाँ, ये कहते कि हर एक फ्लाइट में जो 10 सीट होगा उसका किराया होगा 300 रुपये, 200 रुपये, तब मानते कि उड़े देश का आम नागरिक। अब 2500 किराया देकर क्या बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज उड़े? कभी पॉसिबल है? ये तो ठगी है। दुनिया को इसी नाम पे ठग रहे हैं कि ये अब तो मोदी जी चला दिए कि सब आम आदमी भी हवाई जहाज से जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 200 होता तो समझ में आता कि योजना सही है। अब 2500 भाड़ा है तो मुझे लग रहा है कि खेल केवल ठगी है। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं आदर करता हूँ, अलग बात है। तो डोकलाम ट्राई जंक्शन मैं आदर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डोकलाम मतलब हम चाहते हैं कि फ्लाइट के 5-6 टिकट ऐसा हो जो 200 रुपये का हो और उसमें उसी को मिले जो रियल में चप्पल में 5-6 टाका लगा के आया हो, चप्पल में भी उसको मिले। उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका जो सर्टिफिकेट। चलते हैं इस बात को हम अब क्या कहें, बाकी ठीक है। डोकलाम यानी ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन डोकलाम हो गया। जाने दीजिए इस बात को। आप लोग अधिकारी बनिएगा तो कम से कम 2-4-5 जो गरीब लोग होंगे, एक आध बार उनको फ्लाइट में यात्रा अपने पैसे से करवा दीजिएगा। उसका जो सुख है ना, किसी को नहीं जानते, कहते हेल्प करना। अगर आप अपने जानने वाले को हेल्प करते तो उसको हेल्प नहीं कहते। एकदम ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल आप नहीं जानते थे, एकाएक मिला और बहुत तकलीफ में था, उसने उसको आपने हेल्प कर दिया, रियल हेल्प वही है।
है ना। अपने लोगों को तो सब लोग हेल्प करते हैं, अपना बना ही हेल्प लेने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को हेल्प कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते, रैंडम मिला, तकलीफ में था, निकाल के 50,000 दे दिए, ले जाओ जाओ पढ़ो। मतलब बेटा बोला कि सर मेरा बेटा पढ़ने वाला है, बिहार में टॉप किया है, मान लीजिए बिहार बोर्ड में टॉपर है। एक आदमी आया मुझसे बोला कि बिहार बोर्ड में टॉपर इस बार फर्स्ट रैंक आया पूरे बोर्ड में। अच्छा सर आगे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहते, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो वहाँ देने में क्या दिक्कत है? वो आगे चल के लड़का नाम रोशन करेगा, आप आगे चल के बेनिफिट देख रहे हैं। डोकलाम ट्राई जंक्शन, ये क्या भी, ये चुंबी वैली, ये क्या है? चुंबी घाटी। ये क्या है? चुंबी घाटी। ये डोकला पास है, ये क्या है? डोकला पास। डोकला पास यानी डोकला दर्रा, डोकला दर्रा। सिक्किम में एक दो दर्रा और है, सिक्किम में एक दो पास और है, बना लीजिए इसको। इस फोटो को इतना बनाइए ना, इतना बनाइए, फिर देखता हूं। ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। इतना फोटो आप लोग बना लीजिए। ऊपर में है क्या स्टूडेंट्स? चीन। जो इतना एग्जाम्पल आपको देता हूं ना, ये सिर्फ इसलिए देता हूं कि आपको आ जाए। इसी बहाने आप एक चीज और जान गए, उड़ान योजना के बारे में। अभी सरकार की, इसी बहाने एग्जाम में आ सकता है, मोदी सरकार की योजना है तो परीक्षा में आ सकता है ये। तो आज जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा किस तारीख में शुरू हुआ, पहले कहाँ से शुरू किया गया, ये सब चीज़ आपकी जिम्मेवारी है। हम बस इतना बता दीजिए कि उड़ान योजना किसके लिए था? आम लोगों के हवाई जहाज में यात्रा के लिए। और उसका टैगलाइन क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, तो बीच में जो भी बातें मैं चर्चा करता हूँ वो बिल्कुल फालतू नहीं होता। उसको भी आप कहीं कोना में नोट कर ले, तो आगे चल के एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। हो गया? सभी लोग बना लीजिए, जो लाइव देख रहे हैं वे सभी बना लें, क्योंकि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बनाइए बनाइए। ठीक, हो गया? सबका बन गया? आप बोलेंगे सर दो और पास आपने बनाया है, इसका भी कुछ नाम है क्या? अब बनाए हैं तो नाम तो होगा ही। इसका नाम है नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा, और इसका नाम है जेलिपला दर्रा, जेलिपला दर्रा। देखिए जब ग्रेटर हिमालय हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां भी इन दर्रों को लिखवाएंगे। ये सिर्फ यहां लिखवा दिया नहीं, फिर से दोबारा जब महान हिमालय पढ़ाएंगे तो वहां भी इस पास की चर्चा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पर द एंड हो गया। ये सिर्फ इस मैप को बता रहे थे, वहां था इसलिए बना दिया, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ है एग्जैक्टली। देखिए जेलिपला पास से तिब्बत जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तिब्बत। जेलिपला पास से कहाँ जाते हैं? तिब्बत। और नाथूला पास से कहाँ जाते हैं? चीन। जेलिपला पास से तिब्बत जाते हैं, और नाथूला दर्रा से कहाँ जाते हैं? चीन जाते हैं। नोट कर लिए। और डोकला दर्रा से कहाँ जाते हैं? भूटान। डोकला दर्रा से कहाँ जाते हैं? भूटान। नाथूला दर्रा से कहाँ जाते हैं? चीन। और जेलिपला से कहाँ जाते हैं? तिब्बत। एकदम याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए सर दिक्कत क्या था? अगर चीन रोड बना रहा था उससे प्रॉब्लम क्या था? तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि अगर आपका कोई नजदीकी मित्र घर का प्लास्टर करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसका रिकॉर्ड है कि 5-7 घरों पर आसपास में कब्जा कर चुका है, और वो आज आपके घर में कहे कि हम आपका घर का प्लास्टर करवा देते हैं, तो आप दरवाजे पे हाथ जोड़ लीजिए कि सर 1 इंच भी आपका हमको सामान नहीं चाहिए, आप प्लीज अपना घर और चमका लीजिए।
अगर आपको रिकॉर्ड पता है किसी का कि भाई कोई आपके कोई ऐसा आदमी जो प्लास्टर करवा के घर हड़प लेता है ना, तो चलिए भैया अब सुनो, इधर देख लीजिए। अब चीन यहां तक क्या बना रहा था, रोड, समझौता तोड़ करके रोड बना रहा था, यहां आ रहा था रोड बनाते हुए। थोड़ा सा देखिए आप लोग बात, यहां पर यह बांग्लादेश है, कौन है? अब बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पतला सा लाइन है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। आप जलपाईगुड़ी, बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से थोड़ा ऊपर बढ़िए, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, और थोड़ा और ऊपर बढ़िए अलीपुर द्वार, वहां से आगे बढ़िएगा तो दो रास्ता है, एक तो दार्जिलिंग चला गया अलीपुर द्वार के पास से, और दूसरा चला गया नॉर्थ ईस्ट। तो जो दार्जिलिंग चला गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चला गया नॉर्थ ईस्ट, उस रास्ते की चौड़ाई मात्र कहीं पर 20 किलोमीटर, कहीं 16 किलोमीटर, कहीं 14 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर। बात समझिएगा, 16 किलोमीटर मात्र यहां पर रास्ता में चौड़ाई कितना है, मात्र 16 किलोमीटर। अब बताइए कि चीन अगर यहां पहुंच जाता रोड बनाते हुए, चीन अगर यहां रोड बनाते हुए पहुंच जाता तो क्या होता स्थिति? चीन अगर रोड बनाते यहां पहुंच जाता तो चीन तो 16 किलोमीटर कब्जा करना उसके लिए क्या होता, बाएं हाथ का खेल, और आराम से 16 किलोमीटर कब्जे में लेता। और जो 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, और कहता कि ये मेरा ही था, गलती से आपके पास चला गया था। अब फिर आप लड़िए उससे, फिर लड़ते रहिए, दिखाएगा अपना ताकत। तो दिक्कत है, भूटान आता तो दिक्कत नहीं था, बांग्लादेशों बना लेता रोड आगे तब भी दिक्कत नहीं था, चीन बना रहा था इसलिए दिक्कत था कि यहां पहुंच गया तो 16 किलोमीटर उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए यहां पहुंचने से पहले रोका जाए। इसीलिए 16 में मोदी जी ने सारी फौज वहीं खड़ी कर दी। अंत में चीन को वहां से वापस लौटना पड़ा और चीन को स्वीकार करना पड़ा कि इस मोर्चे पर हम भारत से कमजोर हैं। चीन को पता चला कि इस लड़ाई में फायदा हुआ, चीन को ये पता चल गया उसकी अपनी कमजोरी कि हम यहाँ पर भारत से कमजोर हैं, इनको वापस लौटना पड़ा मजबूरी में, भारत के फौज के डर से। यहाँ पोजीशन हमारा मजबूत था, अगर लड़ते तो काम बना दिया जाता उनका, लेकिन लड़े नहीं, बातें बात में लौट गए। ये थोड़ा मोड़ा गिट्टी सीमेंट गिराए थे, वापस कर दिया गया। तो समझ गए डोकलाम विवाद क्या था? डोकलाम विवाद समझ में आ गया ना, क्यों वहां दिक्कत हुआ, क्यों रोका गया। अब सुनिए, ये जो नाथुला पास है ना, आ गया चर्चा तो थोड़ा कर लूं। यहां से चीन जाते हैं। अब प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था, प्राचीन काल का जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग आपने सुना होगा, राजा कनिष्क ने बनवाया था। सिल्क रूट का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क, नाम सुना होगा आपने। आप जानते हैं कि बुद्ध की पहली बार मूर्ति भी किसने बनवाया था? कनिष्क ने। बुद्ध की मूर्ति पहली बार किसके काल में बना? कनिष्क काल में। कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान मतलब बुद्ध को महामानव मानने वाला, महायान मतलब बुद्ध को भगवान मानने वाले, ठीक है। तो कनिष्क के समय एक रोड बनाया गया था इंडिया से, जो नाथुला पास से गुजरती थी, उसका नाम था सिल्क रूट। क्वेश्चन है, जो इंडिया से सिल्क रूट किस दर्रा से गुजरती थी? नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा से सिल्क रूट, प्राचीन रेशम मार्ग, पुराना रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से गुजरती थी। इस बात को भी लिख लीजिए, प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी। कहाँ जाएंगे वहां से? आज भी जाते हैं, आज भी रास्ता है। कहाँ जाते हैं? चीन जाते हैं। प्राचीन ओल्ड सिल्क रूट पासेस थ्रू नाथुला पास। ओल्ड सिल्क रूट पासेस थ्रू नाथुला पास। प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी। अब पता है आपको, ये रेशम मार्ग जो है ना, ये जो नाथुला दर्रा है ना, अभी तक में 2 बार बंद हो चुका है। कितनी बार बंद हुआ है? चीन से लड़ाई के कारण 2 बार बंद हुआ है। एक बात 1962 में आप जानते हैं, 1962 में चीन से जो युद्ध हुआ था, भारत इंडो चाइना वार कितनी बार हुआ है? 1 बार, और बहुत पहले 1 बार हुआ था। पर इधर आजादी के बाद कितनी बार हुआ है? 1 बार। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, पता है आप लोगों को? अरे इंडो चाइना वार कितनी बार हुआ? 1962 में। अब बाकी इंडो पाकिस्तान वार 4 बार। इंडो पाकिस्तान वार कितनी बार हुआ? 4 बार। एक बार 1948 में, 1948 में जिस साल आजाद हुई उसके अगले साल ही कश्मीर को लेकर के। दूसरी बार हुआ 1965 में, तीसरी बार 1971 में, और चौथी बार 1999 में। 4 बार टोटल भारत पाकिस्तान युद्ध कितनी बार हुआ? 4 बार। लेकिन भारत चीन युद्ध मात्र 1 बार 1962 में हुआ है। भारत चीन युद्ध 1 बार 1962।
अब बाकी पाकिस्तान से 1948, 1965, 1971, 1999, ये सब बातें भी याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ तो नाथुला पास को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और तब से वो बंद ही था। 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, 2004 में ही बन गए थे, लेकिन 2006 में नाथुला दर्रा को खोलने का आदेश हुआ, क्योंकि दोनों देशों में दोस्ती हो गई। ठीक है भाई, लड़े एक समय में, कितना दिन, आज आर्थिक युग है, लड़ के रहने से कोई फायदा नहीं है। अंत में सोनिया गांधी के प्रयास से स्पेशली इस दर्रा को खोला गया था। तो नाथुला दर्रा बंद हुआ 1962 में, और खोला गया कब, 1966 में, 2006 में, 2006 में। एक बार और बंद हुआ था कब, कनिष्क के समय। कनिष्क जिस समय भारत का राजा था, उस समय चीन का राजा था पांचाऊ, पांचबाऊ नहीं, पांचाऊ। चीन का राजा कौन था, पांचाऊ। कनिष्क जिस समय भारत का राजा था, उस समय चीन का राजा था पांचाऊ। एक्चुअली पांचाऊ से कनिष्क की अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती कि दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे, तभी तो रोड बन गया। सड़क दोस्ती में ना बना, दोस्ती नहीं होती तो सड़क बन जाता, नहीं बनता। सड़क जो नाथुला दर्रा से बना, सिल्क रूट, वो दोस्ती के कारण नहीं बना, लेकिन दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते, दोस्ती अच्छी थी। कनिष्क एक बार गया हुआ था किसके यहाँ, पांचाऊ के यहाँ। अब आते जाते रहेंगे ही, अब दोस्ती है तो। गया हुआ तो पांचाऊ के यहाँ, और वहाँ गलती से उसके सिस्टर को देखा, गलती से देखा, और कुछ किया नहीं, लौट के आ गया घर पे, और एक चिट्ठी लिखा, प्रिय मित्र पांचाऊ, अब इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने का समय आ गया है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपकी सिस्टर से मैं विवाह करना चाहता हूँ। पांचाऊ ने चिट्ठी का जवाब दिया कि दुष्ट कहीं का, नीच कुल में उत्पन्न, इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम मेरी सिस्टर से विवाह करने चले। बोला कम से कम मना कर देते, नीच नाच लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। कनिष्क बोला कि हम शादी करके अब दिखाएंगे, अटैक कर दिया। बोला तुम मना कर देते तो नहीं अटैक करते, सिंपल मना करते तो ये तो अति हो गया, तो अटैक कर दिया, दोस्ती टूट गई। अटैक हुआ, पांचाऊ ने कनिष्क को भगा भगा के मारा, है ना। कनिष्क हार गया, शादी के सपने भी टूटे, नाथुला पास भी बंद हो गया। खैर, ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट झारखंड जेपीएससी पहला हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि चीन के राजा पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था, लड़ाई का कारण क्या था। ऑप्शन में यही कारण दिया था, सिस्टर से विवाह का मैटर, इसी कारण से लड़ाई हुआ था। और कोई, फिर उसके बाद में डिटेल से पढ़ा मैंने, हम क्या बात था आखिर भाई, तो फिर मिला यही कहानी, पूरा ये नाथुला दर्रा वाला मिला। चलिए, तब भूलेंगे नहीं, अब कुछ भी हो जाए नाथुला पास आप नहीं भूलेंगे। और जेलिपला पास से कहा जाता है तिब्बत, तिब्बत में कहा जाता है लहासा। जेलिपला पास से कहा जाता है तिब्बत की राजधानी लहासा। बिहार की राजधानी जैसे पटना है, वैसे तिब्बत की राजधानी लहासा। वैसे पटना में लहासा मार्केट भी लगता है, अभी मैं सोचिए कि पटने में लहासा है। लहासा के लोग, तिब्बतियन लोग ठंडा में आकर के ऊनी कपड़ा बेचते हैं, तो नाम पड़ गया लहासा मार्केट। तो लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा को कौन जोड़ता है, जेलिपला दर्रा। अब इधर आइए, ये जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, इसको आप दो भागों में बांट लीजिए। जम्मू कश्मीर को कितने भागों में बांट लीजिए, इस भाग को बोला जाता है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, और इस भाग को बोला जाता है जम्मू, जम्मू। कश्मीर वैली और जम्मू, हिंदी में कश्मीर घाटी, हिंदी में कश्मीर घाटी और जम्मू, जम्मू। पूछा जाए कि जो जम्मू कश्मीर का वर्तमान में हिस्सा है, उसको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। थोड़ा हम ज़्यादा बड़ा बना दिए, यहाँ से आएगा वो, है ना, यहाँ तक रहेगा लद्दाख में ही, ठीक है। कश्मीर वैली और जम्मू, कश्मीर वैली और जम्मू। कश्मीर वैली में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा है। जम्मू में हिंदू ज़्यादा है, लद्दाख में बौद्ध ज़्यादा है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कश्मीर वैली में कौन ज़्यादा है जी, कश्मीर वैली में मुस्लिम, और जम्मू में हिंदू, और लद्दाख में बौद्ध, इनकी संख्या ज़्यादा है। दिक्कत कहाँ था, केवल कश्मीर में, घाटी में। कश्मीर वैली में जो आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या आप देखते हैं, श्रीनगर में लाल चौक पे बम फेंक दिया गया, तो जो श्रीनगर किस में पड़ता है, घाटी में। श्रीनगर किस में पड़ता है, कश्मीर घाटी में। यानी दिक्कत जम्मू में नहीं था, दिक्कत लद्दाख में भी नहीं था, केवल कश्मीर घाटी में दिक्कत था।
इसलिए प्रॉब्लम था। अब थोड़ा 370 के हटने से कुछ प्रॉब्लम का हल हुआ है। हो गया। तो कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख, लेकिन ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये भी एक यूनियन टेरिटरी हो गया और ये भी एक यूटी हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे आप लोगों को कि लद्दाख जो बना है ना, वो बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर भी बन गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख भी क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वो बिना विधानसभा वाला, इसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वो विधानसभा वाला, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल, देखिए करंट भी आपका ठीक होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, ये आपको याद होना चाहिए। इस बात को ध्यान रहे। ये कोई सर बहुत टफ है, याद नहीं हो पाएगा, ये कोई बहाना नहीं है। परीक्षा में आएगा तो हम थोड़ा ना वहाँ पर रहेंगे। अब परीक्षा वाला मानेगा थोड़ा कि 50-50 वहाँ इस्तेमाल नहीं ना होगा। वहाँ पर केबीसी नहीं ना है कि आप लाइफलाइन यूज कर लीजिए। बनाइए आता है तो, नहीं पता तो छोड़ दीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से छोड़ दिए तो बाहर हो जाइए, अगले साल फिर परीक्षा दीजिए, इतना ही टेंशन लीजिए। तो मेरा बस इतना मानना है कि आप पूरे देश के राज्य, पूरे देश का जो राज्य है उसकी राजधानी, उसके राज्यपाल, उसके मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के भी राजधानी, उसके राज्यपाल या उपराज्यपाल है तो उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री है तो, जैसे पुदुचेरी दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है। दिल्ली वाला तो सबको पता है, केजरीवाल है ना, केजरीवाल को सब जानते हैं, फेमस आदमी। रेनॉल्ड कलम में खोसे रहेंगे, यहाँ आम अफसर लगाए। हाँ जी बोलिए। थोड़ा शांत हो जाने दीजिए। ये भी प्रावधान है कि यदि शांति न हो तो उस काल में कुछ दिनों के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। तो जो दूसरा प्रावधान है, मोदी जी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां रिलेवेंट प्रावधान है वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। कश्मीर में बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ गलत, बस इतना होना चाहिए एक एक्स्ट्रा काम, एक खर्चा बढ़ाइए। कश्मीर में यूनिवर्सिटीज खोलिए, IIM खोलिए, IITs खोलिए, रोजगार के अवसर जनरेट कीजिए। तो उससे क्या होगा, जो वहाँ के युवा है ना वो इन्वॉल्व होगा। और जब आदमी पैसा कमाने लगता है ना तो फिर विवाद में पड़ना नहीं चाहता। बम गोला बारूद तो बहुत दूर की बात है, लड़ना भी नहीं चाहता। यदि आप किसी को पैसा का आदत लगा दीजिए और फिर उसको विवाद में डालिए तो चाहेगा कि दूरे रहे, विवाद में नहीं पड़े। तो ये करना होगा वहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए आप लोग, ये तो हो गया कश्मीर का मैप। अब हेडिंग डाल दीजिए काराकोरम, हेडिंग डाल दीजिए काराकोरम। उत्तर भारत के पर्वत में काराकोरम रेंज है पहला। रुक जाइए, हाँ बोलिए। हाँ उसको चिकन नेक कहते हैं, और आगे बढ़ के उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। चिकन नेक वो रास्ता जो बनाए थे पतला सा 16 किलोमीटर वाला, उस रास्ता के बारे में लिख दीजिए, उसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक मतलब मुर्गी की गर्दन। कैसा पतला होता है। सबसे पहले चिकन खाने वाले लोग क्या करते हैं, तो पहले गर्दन ही मरोड़ते हैं ऐसे, है ना। तो बचाना किसको है, गर्दन को, जिंदा रखना है मुर्गी को। तो चिकन नेक उसका नाम है, चिकन नेक। कहाँ से कहाँ तक नहीं, फिर से बनवा दीजिएगा हमसे। ये जो इतना दूर है ना रास्ता, इसको बोलते हैं चिकन नेक। और आगे चल के चिकन नेक फैल गया है, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाँ बंगाल में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक इस बस इतना रास्ते को, पतले को, आगे चल के रास्ता फैल गया। तो इस फैले हुए रास्ते को क्या बोला जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो काराकोरम हेडिंग डाल दीजिए। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ऐसे मैं बनाया हुआ फोटो, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बना दे रहा हूं। देखिए यहां पर एक पर्वत बनाए थे
मैप में नंबर 1 लिखे थे इसको। अगर पहला दिन आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे, यही काराकोरम पर्वत है। अभी रुक जाइए, मत बनाइए। काराकोरम का अगर विस्तार आपसे हम पूछे, ध्यान से देखिए, काराकोरम का अगर विस्तार आपसे हम पूछें कि कहाँ है, तो एक नज़र में देख के आपको क्या लग रहा है? लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है, तिब्बत में है और चीन में है। एक नज़र में तो ये दिखाई दे रहा है, लद्दाख में है, तिब्बत में और यहीं पर है। तो ये आप बना लीजिए, ये प्रोफाइल पिक्चर है। अब उसके बाद डीपी बनाएंगे थोड़ा बड़ा करके, ये पीपी है ना। आजकल डीपी पे लोग ध्यान देते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई नया डीपी आदमी लगाए व्हाट्सएप में या फेसबुक पर और लगातार 3 घंटे तक लाइक ना आए तो टेंशन में आ जाता है इंसान कि आखिर बात क्या है ना। आज तो चिंता केवल सिलेक्शन का नहीं है, एक दूसरी चिंता फेसबुक पर लाइक क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भी चिंता है। कम से कम अविनाश को तो जानते थे कि वो अपना आदमी है, उसको तो लाइक करना चाहिए। अब फेसबुक पर अरे यार तुम मेरा फोटो डालो, नहीं देखा? तो अभी 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 डालो, नहीं देख रहे, देख पाए यार लाइक कर दो भाई, कोई नहीं किया है। लिखो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, अभी आएंगे, थोड़ा परेशानी ज़्यादा है, काम ज़्यादा हो गया। हो गया, ये बना लिए। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि जूम कर लेते हैं। इसी फोटो को, काराकोरम को फोटो से बाहर निकाल देते हैं। आप भी निकाल लीजिए, अलग से बना लीजिए एक चित्र। इसका विस्तार अभी बताया हूं, लद्दाख, लद्दाख, तिब्बत, काराकोरम। क्या पढ़ा रहे हैं भैया, कंफ्यूज मत होइएगा। काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रृंखला पढ़ा रहे हैं। तिब्बत और कहाँ है भैया, चाइना में। बना लीजिए इसको। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। वैसे मैं बता दूं तो उत्तर भारत में जितने भी पर्वत मैं पढ़ाऊंगा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, सबकी लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। बस 2 पहाड़ है, ट्रांस और पूर्वांचल रेंज, उसकी लंबाई कम मिलेगा। बाकी सबकी लंबाई कितना मिलेगा एवरेज? 2500 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट लंबाई नहीं है, एवरेज लंबाई है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। एवरेज हाइट पहाड़ के पास मत लिखिएगा, पहाड़ से दूर हट के लिखिएगा। इसकी जो एवरेज हाइट है कहीं दूर हट के, ये 6500 मीटर। लिख लीजिए, काराकोरम पर्वत की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। काराकोरम पर्वत की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। वहां पर पहाड़ के सटे मत लिखिएगा, थोड़ा दूर हट के लिख लीजिएगा, क्योंकि भूस्खलन होगा तो सब लिखा हुआ बेकार हो जाएगा, है ना। लैंडस्लाइड भी हो सकता है ना जी, पहाड़ गिरेगा। लिखिए 6500 मीटर। 6500 एवरेज हाइट का मतलब क्या हुआ? हम बोलते हैं इस क्लास का, सुन लो, इस क्लास का एवरेज एज हम बोलते हैं कि 20 साल है। इसका मतलब किसी का 20 साल, किसी का 22 साल, किसी का 18 साल, मतलब एवरेज एज 20 बोलने का मतलब किसी एक बच्चे का 20 नहीं बोल रहा हूं। एवरेज 20 का मतलब ये भी नहीं कि सबका 20 होगा, हो सकता है सबका 20 हो, लेकिन एवरेज 20 बोलने का मतलब 20 के आसपास। एवरेज का मतलब मीन और एवरेज एक ही बात है। आप पढ़ते होंगे 9th-10th क्लास में मीन, मीडियन, मोड। तो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम चीज है। मीन और एवरेज दोनों सेम है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया है एवरेज निकालने के लिए और टाइम 1 मिनट बचा है, अब आप बना नहीं सकते, तो देख लीजिएगा कि ज्यादातर वैल्यू जिसके आसपास मिल रहा है, ऑप्शन देख लीजिएगा उसके आसपास से कौन सा वैल्यू है, आंसर मार के आइए, सही निकलेगा। मतलब एक उपाय बता दिया एवरेज निकालने का। अगर जल्दीबाजी में है, टाइम नहीं बचा है, चारों ऑप्शन चेक किए और उसमें से जो ऑप्शन उसमें ज्यादा बार रिपीट है या उसके आसपास का वैल्यू ज्यादा है, उसको आंसर लगाइए। ज्यादातर चांस है कि मीन वैल्यू में, एवरेज वैल्यू में सही हो जाएगा। एवरेज का मतलब समझे आप? मतलब अगर हम बोलते हैं इस क्लास का एवरेज मार्क्स 80 है, इस क्लास में जो एग्जाम हुआ उसमें एवरेज कितना मार्क्स आया है? 80। इसका मतलब किसी का हो सकता है एक बच्चे का 80 हो, लेकिन जितने बच्चे उसमें अधिकांश बच्चों का मार्क्स 80 के आसपास है। एवरेज बोलने का मतलब ये। तो एवरेज बोलने का मतलब क्या है? इस पहाड़ में आप कहीं भी जाइए, आपको हाइट कितना मिलेगा? 6500 मीटर। इस पहाड़ में लद्दाख चले जाओ, तिब्बत चले जाओ, चाइना चले जाओ, एवरेज आपको ज्यादातर जगहों पर हाइट कितना मिलेगा? 6500। हालांकि कहीं कहीं का हाइट 8000 से ऊपर भी है, जैसे K2 पीक है, इसमें इसकी ऊंचाई 8000 से ऊपर। तो मैंने क्या बोला? अधिकांश जगहों की। 6500 बोलने का मतलब इस पहाड़ में मैक्सिमम प्लेस की हाइट कितना है? 6500 के आसपास, यानी कि 6400, 6300, 6500, 6200,
6600, 6700, मतलब 6500 के आसपास ही हाइट पूरे पहाड़ में मिलेगा। और आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, माइनस हो जाता है। आप जानते हैं ना, ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान घटता है। आप कभी पहाड़ में रात में समय जाइए या दिन के समय भी जाइए तो पहाड़ में काफ़ी ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको ठंडी का एहसास होगा। दिन में हो सकता न भी हो, थोड़ा कम हो, लेकिन रात को आप जाइएगा पहाड़ में करीब 2000 मीटर ऊंचाई पर, किसी भी पहाड़ में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आप जाइए जून के महीने में भी, तो आपको रात में 12-1 बजते बजते आपको एक चादर की जरूरत पड़ेगा। खासकर तब जब खूब झुकनी आ रहा है, खूब नींद आ रहा है और ठंड भी उतना ही लग रहा है, तो उसमें लगता है कि एक चादर मिल जाता तो कहीं फर्श पर भी लेट लेते। और ज़्यादातर लोग पहाड़ में घूमने जाता है, जैसे कोई माता उता है तो दर्शन करने गया, या हाँ जब भी, तो वहाँ पर जनरली आपको सोफा नहीं लगा होता है ऊपर में खास करके। हाँ, वहाँ पर रास्ते में कुछ पत्थर उधर, वहीं पर अगर नींद आ रहा है तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि पहाड़ पर यदि आप जाएंगे तो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो मान लो यहाँ 9 डिग्री तापमान है, 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर हम यहीं पर 165 मीटर ऊपर चले जाएं तो कितना तापमान मिलेगा? वहाँ 8 डिग्री। उससे भी 165 ऊपर चले जाएं तो 7 डिग्री, उससे भी 165 ऊपर चले जाएं तो 6 डिग्री। ऐसे ही करते करते यदि हम 1000 मीटर ऊपर चले जाएं, यदि हम 1000 मीटर ऊपर चले जाएं तो 6.5 डिग्री, जैसे कहेंगे 6.4 भी लिखा रहता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। पूछा जाए सेम है, 165 जोड़ते चले जाइए, 1000 पे पहुंचिएगा तो कितना कम हो जाएगा? 6.5। ये दोनों सेम चीज है, पर डाटा दोनों याद रखिएगा। परीक्षा में गिनने लगिए, निकालने लगिएगा, इसलिए दोनों याद रखिए। 165 मीटर पर 1 डिग्री और 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री। 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान घटेगा? 1 डिग्री। 1000 मीटर पर कितना घटेगा? अब मुझे ये बताइए आप लोग कि 6500 मीटर की ऊंचाई पर यदि आप जाएंगे, 6500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1000 मीटर में कितना डिग्री? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1000 में इतना, तो जाना है 6000 मीटर से ऊपर, तो 6000 में कितना? 6 से 36 और 39, कितना डिग्री हो जाएगा 6000 में? 39 डिग्री कम, 39 डिग्री कम। अब 500 मीटर और जाना है तो 3 डिग्री और कम, यानी कितना हो गया? 42 डिग्री, लगभग 42 डिग्री। नीचे के तुलना में इस पहाड़ की ऊंचाई का तापमान कितना होगा? -42 कर दीजिए। यानी गर्मी के दिन में अगर मान लीजिए जून महीना में आप गए हैं, इस पहाड़ के नीचे तापमान अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस में है, तो इस पहाड़ के ऊपर जाओगे तो कितना? -12 हो जाएगा। बट नीचे में 30 डिग्री है तो ऊपर जाएंगे तो 42 माइनस करो, 30 में से 42 गया, कितना बचा? -12 डिग्री। यानी गर्मी के दिन में भी इस पहाड़ का तापमान -12, -15, और जाड़ा में -72, -75 हो जाता है। यहाँ पर 3 डिग्री तापमान पटना का होता है या 4 डिग्री, तब तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाता है। डीएम का आदेश आ जाता है कि स्कूल कॉलेज बंद करो। मात्र 3-5 प्लस में रहता है तब भी, और वहां तो -12 गर्मी में भी है, और जाड़े में तो -75। क्या आम इंसान वहां रह पाएगा? इस पहाड़ के ऊपर आम इंसान रहेगा? मजबूरी में सैनिक रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इसी में है। अगर सैनिक मजबूरी में, अब क्या करें, पड़ोस में अगर पाकिस्तान और चीन जैसा देश रहे बदमाश टाइप का, तो आपको वहां रहना पड़ेगा। पड़ोस में अगर चीन पाकिस्तान जैसे दोस्त आप पड़ोसी रहे तो अपनी संपत्ति की रक्षा करना बनता है। नहीं कहते क्या करें जी, नहीं जाते वहां। अब फसल मेरा लगा था, वहां देखने नहीं जाते रात को। यार जी रात को 12 बजे क्यों जाते? छोड़ दीजिए, कोई लेके चल जाएगा। अरे नहीं जाते भाई, लेकिन जो वहां जिसका घर बना है ना, महाचोर आदमी है, देखना पड़ता है ना। तो बात वही है, पाकिस्तान और भारत। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस को आप थोड़ा समझिए बात को कैसे है। पाकिस्तान हम छोड़े हुए थे, नेहरू जी के जमाने में पाकिस्तान के सरकार से हमारी एक मीटिंग हुआ और कहा गया कि काराकोरम पर्वत में जो सियाचिन है ना, वहां ना आप अपना फौज रखिएगा और ना हम अपना फौज देंगे। तो पाकिस्तान बोला कि आपको विश्वास नहीं है, हम लोग अलग हो गए, जमीन अलग हो गया, दिल तो एक ही है, आराम से सेना मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत उसी के कहने पर सेना वहां नहीं रखा, लेकिन सियाचिन मेरा था। धीरे धीरे पाकिस्तान सियाचिन में घुसने लगा और कब्जा करने लगा। सैटेलाइट से पता चला कि सियाचिन में काम कर चुका है पाकिस्तान। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने एक ऑपरेशन चला 1984 में, 84-85 में, लिख लीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। किसके लिए? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन मेघदूत। किसके लिए? सियाचिन को, पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के। तब से हमारी सेना बेचारी वहां मर रही है।
सेना वहीं पर सो करके बर्फ में ढक के, आधे सैनिक तो सियाचिन में सैनिक लड़ाई में नहीं मरते। सियाचिन से अगर किसी का डेड बॉडी आया है तो बर्फ में मरा है, या तो ग्लेशियर में डूबकर या तो बर्फ में दबकर, वैसे उनकी मौत हो जाती है। वैसे भी सियाचिन से में 6-7 महीने अगर आप रह लेता है सैनिक ना, तो वहां से आता है तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इतना कम फ्रीज हो जाता है सारा सिस्टम। तो मतलब ये स्थिति है। क्यों रखते हम सैनिक, पर क्या किया जाए, मजबूरी है, रखना ही पड़ता है। तो सियाचिन सैनिकों को भेजने से पहले, जो सैनिक को सियाचिन भेजा जाता है ना, उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। उससे पहले बहुत दिन तक उनकी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो लोग तैयार है उसी की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई और को नहीं। उनकी सैलरी ज़्यादा दी जाती है। जो लोग सियाचिन जाएंगे उनको दुगनी तिगुनी सैलरी दिया जाता है और बहुत सारा चीज़ सुविधा मिलता है। अब जम्मू भी जाइए ना तो वहाँ भी आपको सैलरी बढ़ा के मिलेगा। फिर जम्मू के बाद आपको घाटी जम्मू तक रखा तो सैलरी बढ़ के मिलेगा 7,000 8,000। और आपको श्रीनगर घाटी भेज दिया जहाँ रोज बम फेंकाता है तो फिर और 5,000 बढ़ा देता है सैलरी। अभी कुछ हमारे जान पहचान के लोग गए हैं तो पहले जम्मू में थे, पहले हजारीबाग में थे तो जम्मू गए, बीएसएफ में थे तो जम्मू गए तो वहाँ सैलरी बढ़ा के मिला तो बड़ी खुश थे। जम्मू में कोई टेंशन भी नहीं था, कोई बम नहीं गिरता था। लेकिन चले गए श्रीनगर में तो वहाँ और 10,000 बढ़ा के मिला। पर टेंशन में फ़ोन किया हमें कि बड़ा टेंशन है जी, हर 7 दिन पर सर्च के लिए जाना पड़ता है। सर्च मैंने आतंकवादियों के सर्च के लिए। तो एक बार तो पाला पड़ गया सामने आतंकवादी से, तो हम क्या किए कि उनको अंदर, जो आउट कमांडेंट थे उनको अंदर भेज दिए। हम बाकी सर हम बाहर देखते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। अंदर से निकले तो दुगो का डेड बॉडी निकला, कमांडेंट साहब मारे गए वहीं पर। तो हम चलाकी से इधर आ जाओ ट्रांसफर करा के, कहाँ पड़े हुए चक्कर में है ना। तो क्या करिएगा, थोड़ा खतरा तो है वहाँ पर खतरा है। वहाँ पर एक सवाल मैंने किया था, अपसपा एक कानून है अपसपा, इसको हटाने की मांग कश्मीरी हमेशा करते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कश्मीर में लागू है, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ राज्यों में लागू है, लेकिन कश्मीर में लागू है। तो लोगों से हमने कहा, हमने वहाँ पर एक कमांडेंट से पूछा कि अपसपा कानून हटा क्यों नहीं दिया जाता। बोले क्यों हटा दिया जाए। हम बोले देखिए अपसपा कानून जो है उस पर नियम है, जहाँ लागू होता है ना वहाँ नियम है कि यदि आर्म फोर्सेस आपको बोलते हैं रुको तो रुक जाइए। अगर आप भागने लगे ना, या उनको शक हो गया कि आदमी भाग रहा है या कुछ डाउट है, तो सीधे गोली मार देंगे आपको। आप मर भी जाइएगा तब भी उस अधिकारी पर या उस व्यक्ति जिसने गोली चलाया, सेना का आदमी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। हाँ, निर्दोष। अगर आप मान जो भागने लगा डर के मारे और आपको लगा नहीं आतंकवादी था, मार दिया, उन आदमी निर्दोष था, तब भी उस सेना के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। यही कानून है ये। तो हम बोले कि तो गलत कानून है, निर्दोष भी मारा जाएगा। ऐसे में कोई दुश्मनी भी हो गया, कोई बोलबाजी हो गया, मार दिया, कहा कि आतंकवादी का शक था इस पर। बोले क्या करिएगा, आपको नहीं पता है वहां पर हम लोग किस तरीके से, आम आदमी तो छोड़िए आप, घाटी में उस समय के हालात ऐसे थे कि हम लोग सिपाही हैं, हम लोग बीएसएफ में, आर्मी में हैं, हमको रहना वहां डर मुश्किल होता है। कब किस पर बम आ जाए वहां कोई नहीं जानता। ये स्थिति है वहां पर, इसलिए ये कानून होना वहां जरूरी है। AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इससे जुड़ी हुई एक आंदोलनकारी हैं जिनका नाम है इरोम शर्मिला। इनका नाम बहुत फेमस रहा है। ये मणिपुर की है, मणिपुर मिजोरम की हैं, मणिपुर या ध्यान नहीं आ रहा है, मणिपुर या मिजोरम कहीं की है। इरोम शर्मिला पूछा जाए आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हटाने को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन किसने क्रिएट किया था। एक महिला है, एक लड़की है, इरोम शर्मिला। ये अब तो आंदोलन नहीं कर रही हो, लेकिन लगातार 13 साल तक अनशन पर रही थी, लगातार 13 साल अनशन की। जब बेहोश होती थी तो डॉक्टर भर्ती करके उनको नाक के माध्यम से खाना उना दिया जाता था। मतलब 13 साल तक अनशन पर रही कि कानून हटाओ, ये सही नहीं है। क्योंकि मणिपुर बस स्टैंड में 10 लोगों को गोली मार के, बच्चा भी उसमें शामिल था, इसी कानून के तहत मार दिया लोगों ने गोली, उसमें बच्चा भी शामिल था। उनका कहना था कि बच्चा थोड़े ना आतंकवादी था, बाकी लोगों को शक के आधार पर आपने मार दिया, तो बच्चा क्यों, इसलिए गलत कानून है, इसको हटाइए। वही उसीलिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो इसी बहाने आप जान गए इस कानून को भी, क्या पूरा लिख लीजिए फुल फॉर्म, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्म फोर्सेस। इरोम शर्मिला भी लिख लीजिएगा, ये बहुत फेमस नाम है, नॉर्थ ईस्ट में बड़ी प्रसिद्ध नाम है ये, इसलिए एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इरोम शर्मिला, अपसपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये होना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई चीज दुनिया में, व्यक्तिगत सुरक्षा, इंसानी सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी क्या है, देश की सुरक्षा।
देश की सुरक्षा में अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी झेलना पड़े तो कर दीजिए, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तभी आप भी सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं लगता तब सीरिया वालों से या उधर जो चल रहा है जहां पर वो जो सीरिया है, मिस्र है, लेबनान है, इन जगहों पे जाके देखिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि आप कैसा फील करते हैं, उनके आम नागरिक से पूछ लीजिए, तो बोलेंगे कि यार हमको मार देते पर देश को सुरक्षित कर देते। आज लोग वहां के लोग शरणार्थी रिफ्यूजी बन के किसी और देश में जा रहे हैं। हो गया, चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो इसकी हाइट कितना है? 65। तो इंसान नहीं रहेगा इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंडी हो जाएगा, -42 डिग्री हो जाएगा, यानी गर्मी में भी -12, -15, जाड़े में -75। तो ऐसे में इंसान नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ कोई घूमने फिरने वाला जगह बनाया जा सकता है। पता चला घूमने गए थे, वहीं बर्फ के स्टैचू बन गए, है ना। पता चला भाई ऐसे हिल स्टेशन होता है पहाड़ में, जो घूमने वाला स्थान, उसको क्या बोलते हैं? हिल स्टेशन। और हिल स्टेशन का हिंदी क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। हिल स्टेशन का हिंदी क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। अगर यहाँ बना दिए तो क्या होगा? स्वास्थ्य बिगाड़न केंद्र हो जाएगा। हाँ, तो लिख लीजिए, देयर इज नो हिल स्टेशन इन काराकोरम ड्यू टू हाइट। इतना बात, एक लाइन बताने के लिए इतना कहानी कहना पड़ा हमको। अब समझ में भी आ गया होगा, बहुत सारी बात आ गया। ऑपरेशन मेघदूत भी लिख दिए थे ना, ऑपरेशन मेघदूत भी लोगों ने लिख लिया था। 84-85 ऑपरेशन मेघदूत, ये पाकिस्तान, ईयर 84-85, 1984-85, भारत से सियाचिन से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए। उस समय मेरा प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय यह ऑपरेशन मूलतः चला था। क्लियर? इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था 84 में ही, 3 नवंबर नहीं 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चलिए, क्या लिखा आपने? हाँ, देयर इज नो हिल स्टेशन इन काराकोरम ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलता। ऑपरेशन मेघदूत 1984-85 में चलाया गया, जो सियाचिन से पाकिस्तानियों को निकालने के लिए था। ठीक है, समझ गए आप लोग क्यों इसमें हिल स्टेशन नहीं मिलता? हाइट की वजह से ठंडी हो जाता है, जिस उस ठंडी को आप झेल नहीं पाएंगे। अब भाई इसका जो निर्माण हुआ है वो है ग्रेनाइट और नीस चट्टान से। लिखिए, इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट और नीस, इट इज मेड बाय ग्रेनाइट। पूरे पहाड़ का निर्माण, और भी चट्टान होंगे लेकिन ज्यादा इसमें कौन सी चट्टान मिलता है? ग्रेनाइट और नीस। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान, नीस GNSS होता है, जी साइलेंट होता है। ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस, इस पूरे पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। पूरे पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। हो गया क्लियर? अब आइए, इस पूरे पर्वत को तिब्बत के लोग कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। कैलाश रेंज, इस पूरे पर्वत को तिब्बत के लोग कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। अलग से लिख लीजिए, ना हो तो फोटो में भी लिख लीजिए और अलग से भी लिख लीजिए। देयर इज नो हिल स्टेशन, सॉरी ये तो हो गया। काराकोरम रेंज इज नोन एज कैलाश रेंज इन तिब्बत। काराकोरम रेंज इज नोन एज कैलाश रेंज इन तिब्बत। काराकोरम रेंज इज नोन एज कैलाश रेंज इन तिब्बत। काराकोरम रेंज को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। काराकोरम श्रृंखला को तिब्बत में कैलाश, कैलाश का नाम तो सुना होगा, माता पार्वती और भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के नाम से यात्रा भी होता है, कैलाश मानसरोवर। आपने सुना होगा, हर साल, पहले इंडिया में ही था, पता है आपको? कैलाश मानसरोवर इंडिया में ही था। वो भारत चाइना जो युद्ध हुआ ना, उसमें चीन ने क्या कर लिया? कैलाश मानसरोवर पे कब्जा कर लिया, और तब से हम ही को वीजा लगाना पड़ता है वहां जाने के लिए। तो चीन खतरनाक है, कब प्लास्टर करवा के घर में कब्जा कर ले। तो भैया क्या लिखा आपने? कैलाश रेंज, कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। अब सुनिए, कैलाश रेंज में 2 झील है। ये झील आप सुन लो, अभी लिखना बाद में।
इस झील जो है मैप में आप देखोगे ना, इंडिया के मैप में, अगर इंडिया के मैप में आप देखते हैं, थोड़ा मैप दिखा दूं, भारत के मैप में यदि आप देखेंगे तो दोनों कनेक्टेड मिलेगा। ये दोनों झील लगेगा ना कि दोनों जुड़ा होगा, आपस में दोनों का पानी कनेक्ट होगा। लेकिन आप जानते हैं कि मैप छोटा दिखाया जाता है, बहुत सारा चीज नजदीक नजदीक दिखता है लेकिन होता है दूर। ये दोनों झील जो है ना, मानसरोवर और राकसताल, यहाँ दो जो झील बनाया वो झील कौन था? मानसरोवर और राकसताल। ये जो झील बनाया एक सेकेंड, हाँ इसमें मिल जाएगा। तो ब्लर है, इसमें दिखाया ही नहीं है। स्टेट नहीं है ना, वो तो चीन में आ गया, अब तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर डायरेक्ट डाला जा सकता है ना, ना वैसे नहीं होगा, इसी में डाल देते हैं। मान सरोवर बिहार आ गया। मानसरोवर कहाँ से होगा ये देखिए यहां पर आ गया दो झील, दो झील आ रहा है ना, मानसरोवर, आई बगल में राक्षसताल लिखा है, राक्षसताल जो छोट, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां पर ये क्या लिखा है? राक्षसताल। और ये कौन सा झील है? इसको आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं, ये है राकसताल, RAKS राक्षसताल, और ये मानसरोवर। दोनों का हाइट भी लिखा है, इसका हाइट है 4575 मीटर और इसका हाइट है 4573। इन 2 मीटर का फासला है। अगर एक भी याद रहे तो दोनों की हाइट आपको याद हो जाएगा। मैप में आपको लग रहा है दोनों पास में है, लेकिन कनेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको? दोनों कनेक्टेड नहीं है। यानी मानसरोवर झील और राकसताल झील या राक्षसताल झील दोनों आसपास में ही है, दोनों की हाइट भी लगभग बराबर है। लेकिन मैप चूंकि एक छोटा सा पैमाने के अंदर बनता है तो दोनों कनेक्टेड दिखता है, पर दोनों कनेक्टेड होता नहीं है। वैसे मानसरोवर जो झील है उससे निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। और राक्षसताल से कौन निकलती है? सतलज। याद रखिएगा। चलिए कोई नहीं, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो दोनों झील बनाया हूं, एक का नाम है मानसरोवर, समझ में आ गया आप? अब ये दोनों झील का मैप दिखाई दे रहा है, मानसरोवर, और इसका नाम है राक्षसताल, RAKSHAS ताल, राक्षसताल। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। हाँ बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल। ठंडी के दिनों में तो पूरा मानसरोवर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो मानसरोवर राकसताल पूछा जाए किस पर्वत में है? काराकोरम में। काराकोरम में भी किसमें है? कैलाश रेंज में। मानसरोवर से, मानसरोवर झील से, हिंदी भी लिख लीजिए, मानसरोवर, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन आपको पता है ये तिब्बत में है। मानसरोवर झील कहाँ है भैया? तिब्बत में। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो, सांगपो अंग्रेजी में सांगपो, या इसका एक और भी नाम है तिब्बत में, यारलुंग जांगबो। जब हम नदी पढ़ाएंगे अलग से आपको तो वहां भी लिखवाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यारलुंग जांगबो
लिख लीजिए वैसे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सांगपो लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो एंड यारलुंग जांगबो इन तिब्बत। उतना लंबा मत लिखिए, यहीं पर आप ब्रह्मपुत्र लिख के आप ब्रैकेट में यारलुंग जांगबो और सांगपो कर लीजिए, या फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलुंग जांगबो एंड सांगपो इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यारलुंग जांगबो एंड सांगपो इन तिब्बत। यारलुंग जांगबो एंड सांगपो इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? सांगपो का मतलब होता पवित्र नदी, तिब्बत के लोग इसे पवित्र मानते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिए? सांगपो। सांगपो का मीनिंग होता है हॉली रिवर। क्लियर है? तिब्बती भाषा में सांगपो मतलब पवित्र नदी, तिब्बत के लोग इसे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। यही नदी जब इंडिया में आती है तो उसका नाम पड़ता है दिहांग। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? दिहांग। और असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को रियल में ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और जब नदी पढ़ाएंगे तो वहां भी लिखवाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड रियल में ब्रह्मपुत्र कहाँ बोलते हैं? असम में। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम में। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और राकस ताल से भी एक नदी निकलती है, राकस ताल से भी एक नदी निकलती है। थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे आपका। यहाँ पर आप बताइए कि तिब्बत से इंडिया आना हो, अगर तिब्बत से हमको इंडिया आना हो, तिब्बत से अगर हमको इंडिया पहुंचना हो अजय जी, तो हिमालय पर्वत को पार करना पड़ेगा। तिब्बत से इंडिया आना हो तो हिमालय पर्वत को पार करना पड़ेगा ना जी। और किसी भी पर्वत को पार करते हैं कहाँ से? दर्रा से, पास से। तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, सॉरी सतलज नदी, कौन सी नदी है ये? सतलज नदी। राकसताल से कौन नदी निकलती है? सतलज। राकसताल से कौन सी नदी निकल रही है? सतलज। और सतलज को इंडिया आना है, सतलज को इंडिया आना है तो हिमालय को पार करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नदी हिमालय को पार कहां से करेगी? पास से। कहां से करेगी? दर्रा से या पास से। दर्रा हिंदी में, इस पास का नाम है सीपकीला दर्रा। सीपकीला दर्रा। यानी पूछा जाए कि किस पास से? सीपकीला, सीपकीला पास। पूछा जाए किस दर्रा से सतलज नदी इंडिया में एंटर करती है? सीपकीला दर्रा से। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। यानी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में सतलज नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी इंडिया में एंट्री करती है किस राज्य में? कौन सा राज्य सतलज नदी का स्वागत करता है? हिमाचल प्रदेश। कौन से दर्रे से एंटर करती है? कौन से पास से एंटर करती है? सीपकीला पास। एकदम क्लियर है ना? सतलज एंटर इन इंडिया फ्रॉम सीपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया में पहली बार सतलज कहां दर्शन देती है? हिमाचल प्रदेश में। और कहां से निकलती है? राकसताल से। तो जब नदी वाले चैप्टर में आएंगे तो वहां भी डिटेल करेंगे, तत्काल इतना समझ लीजिए। अब आइए, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो लद्दाख में है। इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख में। लेकिन लद्दाख का कौन सा भाग? जो पाकिस्तान के कब्जे में है। लद्दाख का जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इस पीक का नाम है, इस पीक का नाम है K2। K2 का मतलब K2 डबल के। K2 का मतलब डबल के। एक का मतलब के का मतलब कारा और दूसरे के का मतलब कोरम। कारा कोरम की सबसे ऊंची चोटी है तो नाम क्या पड़ गया? K2। इसका एक और भी नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर। इसकी हाइट कितना है जी? 8611 मीटर। थोड़ा साफ लिख दूं, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। पूरे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख में भी कहां है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्लियर है ना? लद्दाख में भी कहां है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। हाइट 8611। और बता दूं कि काराकोरम की तो सबसे ऊंची है ही, पूरे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय में है, काराकोरम में नहीं है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो लिख लीजिए एक लाइन,
Godwin Austen K2. K2 is the highest peak of Karakoram and second highest peak of world. K2 is the highest peak of Karakoram and second highest peak of world. K2 is the highest peak of Karakoram and second highest peak of world. K2 is the highest peak of Karakoram and second highest peak of world. K2 काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है. K2 काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. लिख लिया ना. सबसे ऊंची कौन है? माउंट एवरेस्ट. ये तो बचपन से पढ़े हैं, पर उसका माउंट एवरेस्ट का काराकोरम से कोई संबंध नहीं है. माउंट एवरेस्ट का काराकोरम से कोई संबंध नहीं है. वो किसमें है? हिमालय में. यानी हिमालय और काराकोरम दोनों अलग अलग पहाड़ है, दोनों एक ही पहाड़ नहीं है. वैसे कंफ्यूजन में हम लोग क्या कर देते हैं, उत्तर भारत में जितने पर्वत दिखते हैं सबको हिमालय बोल देते हैं. नहीं, काराकोरम बिल्कुल अलग पहाड़ है और हिमालय बिल्कुल अलग पहाड़ है. काराकोरम को हिमालय से लेना देना कोई लेना देना नहीं है. तो जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो किसमें है? महान हिमालय में. लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? काराकोरम में, जिसका नाम है K2. चलिए, तो हम लोग इसका ग्लेशियर और इसका पास, हम लोग को दो चीज बच गया. एक ग्लेशियर, हिमनद. आप जानते हैं कि ऐसी नदी जिसमें बर्फ फिसल फिसल कर आगे बढ़े उसे बोलते हैं हिमनद. ग्लेशियर. जब बर्फ ही टूट करके फिसल फिसल के नदी के रूप में आगे चलने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर. क्लियर है? तो इसके जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो लिखवाएंगे कल, और इसके जितने भी पासेज हैं, दर्रा, यानी काराकोरम को आर पार जाने के लिए किस किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम. ये दो बात हम लोग कल पढ़ाएंगे. आज हम लोग इतना ही करेंगे. कैसा लगा क्लास? चलिए, ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. आशीर्वाद.